हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, लिन फेंग दोबारा से रीइंकार्नेट होकर एक लोअर रियलम के अंदर आ गया था, जहां वो अपने पास लाइफ की 9 हेल्थ डिवाइन स्वॉर्ड की वजह से यूजलेस हो गया था, जिसकी वजह से सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। जिसके बाद एपिसोड के लास्ट में हमने देखा कि लिन फेंग अपनी साली के साथ घर की तरफ जाने लगा था और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल उसी सीन से होती है, जहाँ लिन फेंग और लिंग सी मुस्कुराते हुए बातें करके अपने घर पहुंच गए थे, यानी कि वेन फैमिली पहुंच गए थे। और इसके साथ ही वहाँ पर लिंक्सी के माँ दरवाजे पर उन लोगों के ही आने का वेट कर रही थी, जो क्या वहाँ पर उन लोगों को यूं मुस्कुराता हुआ देख लिन फेंग पर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुमने इतनी देर क्यों कर दी, मैंने तुम्हें अपनी बेटी को लाने के लिए क्या भेज दिया, तुम तो उसके साथ घूमने के लिए निकल गए। इस बार अब लिंक्सी आगे आकर अपने माँ को रोकते हुए कहती है कि माँ, इसमें इनकी कोई भी गलती नहीं है, बल्कि मैं ही रास्ते में थोड़ा सा रुक गई थी, जिसकी वजह से हमें घर आने में थोड़ा सा लेट हो गया। लेकिन इस बार हम देखते हैं कि उसके बाद उसकी कोई भी बात नहीं सुनती है और उसको तुरंत ही अंदर जाने को कह देती है, जिस पर अब लिंग फेंग भी उसको अंदर जाने के लिए सलाह कर देता है। और ये देखते ही लिंग से भी अंदर की तरफ तुरंत ही चली गई थी। उसके जाने के बाद उसकी माँ लिन फेंग को गुस्सा करते हुए कहती है कि मेरी बेटी से दूर रहो, तुम्हारा उसके साथ मिलना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब अपने सास की ये बात सुनकर लिन फेंग उनसे कहता है कि वो सिर्फ मेरी वाइफ की बहन है, इससे ज्यादा वो मेरे लिए कुछ भी नहीं। उसकी बात सुनकर दोबारा से लिंक्सी की माँ उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि हाँ, मैं जानती हूँ वो तुम्हारी साली है, लेकिन फिर भी मैं ये नहीं चाहती हूँ कि तुम उसके साथ ज्यादा घूमता फिरो, इसलिए तुम्हें उसके साथ मिलने की कोई भी जरूरत नहीं है। इतना कहकर वो उसको मेन हॉल की तरफ जाने के लिए कह देती है, क्योंकि वहाँ पर पेट्रियार्क वेन उसका ही आने का वेट कर रहे थे। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ वेन फैमिली के मेन हॉल में आ जाता है, जहाँ सभी लोग किसी बात पर बहुत ही जरा खुश दिखाई दे रहे थे। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वहाँ पर लिंग फेंग भी पहुंच जाता है, जो कि बारी बारी करके वहाँ पर वो सभी लोगों को देखते हुए आगे बढ़ रहा था। और ऐसा करते करते आखिर में उसकी नजर अपनी बीवी लिंग जाओ पर पड़ जाती है, जो कि वहाँ पर बहुत ही बुरा मुंह बनाकर खड़ी हुई थी। इसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा है कि इससे कभी भी अपनी जिंदगी में मुस्कुराया नहीं होगा। अब यहाँ लिन फेंग पेट्रियार्क वेन के सामने आकर उनको इज्जत देते हुए कहता है कि क्या आपने मुझे यहाँ पर बुलाया था। इस पर पेट्रियार्क वेन भी उसका वेलकम करते हुए कहते हैं कि हाँ, मैंने तुम्हें यहाँ पर कुछ बातें बताने के लिए बुलाया है। इतना कहकर वो उसको बताने लगते हैं कि जैसा कि तुम्हें मालूम ही है, लिंग जाओ के मार्शल आर्ट स्किल्स कितने जरा बेहतरीन है, जिसकी वजह से अब इसके बारे में तियानिवन एकेडमी के मास्टर को भी मालूम चल गया है। इसीलिए ही उन्होंने लिंग जाओ को अपने एकेडमी में सीखने के लिए बुलाया है। और ये बात तो हम सभी अच्छे से जानते हैं कि तियानिवन एकेडमी कितनी जरा बेहतरीन एकेडमी है। आज तक जितने भी लोगों ने उस एकेडमी को ज्वाइन किया है, उन सभी लोगों ने ही मार्शल आर्ट्स की दुनिया में अपना बहुत ही बड़ा नाम बना लिया है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि लिंग जाओ भी वहाँ जाकर मार्शल आर्ट सीख ले, लेकिन शायद उसके लिए तुम्हें लिंग जाओ को छोड़ना होगा। पेट्रियार्क वेन की ये बात सुनकर लिन फेंग चिल्लाते हुए उनसे कहता है कि तू इसका मतलब बॉस आप मुझे रिप्लेस करना चाहते हैं। अब लिंग फेंग को पेट्रियार्क के साथ इतनी ज्यादा ऊंची आवाज में बात करता हुआ देख लिंग जाओ के अंकल गुस्से से उससे कहते हैं, आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई पेट्रियार्क के सामने इतनी ज्यादा ऊंची आवाज में बात करने की। वैसे भी अब तुम्हारे पास वो पहले जैसी पहुंच नहीं रही, तो इसलिए तुम लिंग जाओ के लायक बिल्कुल भी नहीं हो। उनकी ये बात सुनकर लिन फेंग उनसे कहता है कि तो फिर आप लोग मुझसे परमिशन ही क्यों मांग रहे हो, बस आप लोग लिंग जाओ से परमिशन मांग लो, अगर वो हाँ कर दी तो फिर समझ लो मेरी तरफ से भी हाँ है, मैं उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कहूंगा। और अभी लिन फेंग ये सब कह ही रहा था कि तभी इतने में हम पीछे से एक बंदे की आवाज सुनते हैं, जो कि कहता है कि वैसे तुम कुछ कह भी नहीं सकते। और इस आवाज को सुनते ही हम देखते हैं कि वो सारे के सारे लोग सामने की तरफ देखते हैं, जहाँ से एक बंदा चलता हुआ आ रहा था। और दोस्तों असल में इस बंदे का नाम बाई जेंग है, जो कि कभी लिन फेंग का जूनियर हुआ करता था। अब बाई जेंग को वहाँ पर देखकर पेट्रियार्क वेन खुद ही खड़े होकर उसको वेलकम करते हैं, और साथ ही साथ वो उससे कहते हैं कि आपने यहाँ आने की परेशानी क्यों उठाई, क्योंकि हम आपसे मिलने के लिए खुद ही आ रहे थे। पेट्रियार्क वेन की ये बात सुनकर बाई जेंग उससे कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं यहाँ खुद ही आ गया ताकि मैं अपने सीनियर से मिल सकूं। बाई जेंग की ये बात सुनकर लिन फेंग उससे कहता है कि अच्छा, मेरा जूनियर मुझे इतना ज्यादा मिस कर रहा था कि वो मुझसे मिलने के लिए खुद ही यहाँ पर आ गया। ये सुनकर बाई जेंग उसको ताना मारते हुए कहता है कि मैं अपने सीनियर की हालत को देखना चाहता था, एक हाथ से अपने पास को खोने के बाद आखिर वो किस हद तक नाकारा हो चुका है। उसकी ये बात सुनकर लिन फेंग उससे कहता है कि शायद तुम ये बात भूल चुके हो कि मैंने तुम्हें कितने अच्छे से सबक सिखाए थे, अगर तुम चाहो तो वो सब मैं दोबारा से तुम्हें यह दिलवा सकता हूँ। अब लिन फेंग की ये बात सुनकर बाई जेंग को भी थोड़ा सा गुस्सा आ गया था, और वो गुस्सा होते हुए उससे कह रहा था कि अब तुम उतने जरा पावरफुल नहीं रहे जो तुम मुझे दबा कर रख सको, तो इसीलिए तुम्हें ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। वैसे भी यहाँ पर मैं तुमसे फाइट करने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं यहाँ पर सिर्फ दो बातें कहने के लिए आया हूँ। इतना कहकर वो उन दो बातों को उन सभी को बताता है कि कल मैं लिंग जाओ को तियानिवन एकेडमी लेकर जाऊंगा। इसके साथ साथ मैं आप सभी को यकीन दिलाता हूँ कि मैं उसका अच्छे से हिफाजत करूंगा, मैं उस पर एक भी आंच आने नहीं दूंगा। और दूसरी बात मैं चाहता हूँ कि आप लोग लिंग जाओ की सारी लिन फेंग से तुड़वा दो, ताकि मैं उससे शादी कर सकूं, क्योंकि अब ये नकारा आदमी लिंग जाओ को बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता। अब वो ये सभी बातें कह ही रहा था कि तभी पीछे से लिंग जाओ उसको रोकते हुए कहती है कि अब इससे आगे एक भी शब्द मत बोलना। अब यहाँ पर लिंग जाओ की ये बात सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे कि लिंग जाओ के लिंग फेंग के लिए इस तरह क्यों ले रही है। इस वो लिंग जाओ कहती है कि वो चाहे जैसा भी है, लेकिन अभी के लिए वो बड़ा हस्बैंड है और मैं उसकी वाइफ है, इसलिए मैं यहाँ पर उसकी कोई भी बुराई नहीं सुन सकती। लिंग जाओ की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग ने भी वहाँ पर हंसना शुरू कर दिया था, और वो हंसते हुए कह रहा था कि शुक्र है कि यहाँ पर किसी के पास तो थोड़ी सी
शक्ल है, जबकि बाकी लोगों ने अपना ईमान बेच दिया है। इन लोगों को यहाँ पर ये बात समझ में नहीं आ रही है कि एक बाहर वाला आदमी हमारे फैमिली के हॉल में आकर मेरी बीवी का ख्याल रखने की बात कर रहा है। अगर ये बात बाहर किसी को मालूम चल गई तो सोचा है हमारे फैमिली की कितनी जरा बदनामी होगी। अब यहाँ पर लिन फेंग की ये सभी बातें सुनकर वाइजेंग को भी काफी जरा गुस्सा आ गया था, इसलिए वो वहाँ पर खुद को रोक नहीं पाता और उससे तुरंत ही अपने पाउस का यूज करते हुए लिन फेंग पर हमला कर दिया था। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि लिंग जब बीच में आकर उसके एनर्जी अटैक को अपने एनर्जी अटैक से डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसके बाद वो गुस्से से वाइजेंग से कहती है कि तुम अभी वेन फैमिली के मेन हॉल के अंदर मौजूद हो। यहाँ के रूल्स के मुताबिक तुम किसी से भी फाइट नहीं कर सकते, इसलिए दोबारा से ऐसा करने की हिम्मत बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और ये कहते ही वो लिन फेंग को भी कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। जब तक तुम मेरे हस्बैंड हो मैं हमेशा ही तुम्हें प्रोटेक्ट करती रहूंगी। लेकिन इसी के साथ साथ तुम्हें ये बात भी अच्छे से मालूम होनी चाहिए कि मैं भी अभी इस रिश्ते से ज्यादा खुश नहीं हूँ, तो इसीलिए मैं बहुत ही जल्द इस रिश्ते को तोड़ दूंगी। और इतना कहकर वो मेन हॉल से बाहर की तरफ चली गई थी, जो देखकर अब हम देखते हैं कि लिन फेंग भी उस मेन हॉल से अपने रूम की तरफ निकल जाता है, जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि लिन फेंग अपने रूम के बाहर मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रहा था। और इस दौरान वो हमें इस दुनिया के कल्टीवेशन सिस्टम के बारे में भी बता रहा था। असल में इस दुनिया के कल्टीवेशन लेवल्स को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आता है मार्शल दाओ स्टेज, दूसरा है ओरिजिन दाओ स्टेज, तीसरा है स्पिरिचुअल दाओ स्टेज और लास्ट में आता है जुआन दाओ स्टेज। इन चारों स्टेजेस के अंदर बहुत सारे अलग अलग रियल्म्स आते हैं, जैसे कि मार्शल दाओ स्टेज के अंदर 4 अलग रियल्म्स है। सबसे पहले आता है बिलो सर्कुलेशन रियलम, दूसरा है क्यू रिफाइनिंग रियलम, तीसरा है ग्रैंड मास्टर रियलम और चौथा है जुआन त्यार रियलम। और ऐसा करके बाकी 3 स्टेजेस के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग रियल्म्स आते हैं, जिनके बारे में अभी बताया नहीं गया है, तो इसलिए मैं आप सभी को इसके बारे में बाद में बता दूंगा। खैर आप चलिए आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ लिन फेंग को प्रैक्टिस करता हुआ लिंग सी भी पीछे से थूकते हुए देख रही थी और वो वहाँ पर अपने जीजू के लिए बहुत ही ज्यादा दुखी भी दिखाई दे रही थी, क्योंकि वहाँ पर उसके फैमिली में लिन फेंग को बहुत ज्यादा परेशान किया जाता है। जिसके बाद इधर लिन फेंग प्रैक्टिस करते हुए हमें बताता है कि जो भी बंदा बिलो सर्कुलेशन रियलम में एंटर कर जाता है उसको एक वॉरियर कहा जाता है, और मैं भी अभी इसी रियलम के अंदर ही अटका पड़ा हुआ हूँ। और इतना कहकर वो हमें आगे बताता है कि 17 साल की एज मार्शल आर्ट्स को प्रैक्टिस करने के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट होती है, लेकिन मैंने उस चांस को गवा दिया है, जिसकी वजह से अब मुझे और भी ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। और साथ ही साथ मुझे एक ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहाँ पर की बहुत ज्यादा हाई लेवल की स्पिरिचुअल एनर्जी पाई जाती है। इसी के साथ ही मुझे बहुत सारे रिसोर्सेज का भी जुगाड़ लगाना होगा, ताकि मैं उनका यूज करते हुए मार्शल दाओ स्टेज के सभी रियल्म्स को ब्रेक थ्रू करते हुए ओरिजिन दाओ स्टेज में जा सकूं। और इतना कहते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर लिन फेंग को भी एहसास हो गया था कि लिंगसी उसको छिपते हुए देख रही थी, तो इसीलिए वो लिंगसी को बाहर आने को कह देता है, जो सुनकर अब लिंगसी भी बाहर उसके पास आ गई थी। और इसी के साथ ही वो उससे कह रही थी कि मुझे आपको परेशान करने का कोई भी इरादा नहीं है, लेकिन इसी के साथ साथ मैं ये भी जानती हूँ कि आपको एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पर की बहुत ही ज्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद हो। और इतना कहकर वो उसको एक जंगल के बारे में बता देती है जहाँ पर की बहुत ज्यादा हाई लेवल की स्पिरिचुअल एनर्जी पाई जाती है। ये जानकर अब लिन फेंग भी उसको शुक्रिया कह देता है। जिसके बाद वहाँ पर उन लोगों की तरफ एक बंदा आने लगा था, जिसे देखकर लिन फेंग ने भी तुरंत ही लिंगसी को अंदर जाने के लिए कह दिया था, ताकि कोई भी यहाँ पर गलत ना समझ ले। उसके बाद सुनकर लिंगसी भी तुरंत ही अंदर चली गई थी। जिसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर अगले दिन की तरफ आ गया था, जहाँ अगले दिन सुबह ही लिन फेंग उसी जंगल पे आ जाता है, जिसके बारे में उसको लिंगसी ने बताया था। अब वो उस जंगल में हाई लेवल स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद होने वाली एक जगह को देखकर अपना प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है, जहाँ इस दौरान वो खुद से ही कहता है अब समय आ चुका है कि मैं अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अपने प्रीवियस लाइफ की एक मेथड का यूज करूँ, जो कि असल में बहुत ही जरा कमाल की फाउंडेशन बिल्डिंग मेथड है। और इस मेथड को मेरे प्रीवियस लाइफ के एक बहुत ही खास दोस्त ने क्रिएट किया था, जिसका नाम था गोंगीची। वो बंदा बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और वो अपने आप को एक वॉरियर कहा करता था, जबकि असल में वो बंदा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एम्पायर हुआ करता था। और अभी लिन फेंग वहाँ पर इसी तरह से अपने दोस्त के बारे में सोच रहा था कि तभी तभी उसको उस जंगल के अंदर किसी के आने का एहसास होता है, तो इसलिए वो भी तुरंत ही सीरियस होते उस तरफ देखने लगा था, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक ओल्वेर अपने ग्रैंड डॉटर के साथ लिन फेंग की तरफ ही आ रहे थे, जबकि साथ ही साथ वो वहाँ पर काफी ज्यादा बीमार भी दिखाई दे रहे थे। और दोस्तों इसी के साथ एपिसोड भी खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय।